नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल शाश्वत चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा अध्याय है कक्षा 10 के इस लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, जिसके बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि इसका चैप्टर का नाम ही क्या है, सत्ता की साझेदारी। तो इस सत्ता की साझेदारी होती क्या है, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये सत्ता की साझेदारी क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिससे समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की उसमें भागीदारी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सत्ता यानी पावर की जो डिवाइड किया जाता है या उसको साझेदारी की जाती है, वो एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जाती है उससे, जिससे कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समूह या प्रत्येक समुदाय की उसमें भागीदारी हो। ठीक है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल तंत्र होता है या मूल मंत्र कह सकते हैं हम। कि देखिए, लोकतंत्र का अस्तित्व तभी होता है जब उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, इसलिए सभी लोकतंत्र, जितने भी लोकतांत्रिक दुनिया में देश हैं, उनका अस्तित्व है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट के अधिकार के माध्यम से उसमें भागीदारी करता है। ठीक है, जो भागीदारी के द्वारा ही संभव होती है, यानी कि वो संभव भी अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करता हुआ लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, तभी लोकतंत्र की का अस्तित्व होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उससे सलाह ली जाए। यानी प्रत्येक नागरिक के से ये पूछा जाए या उसके की सलाह ली जाए कि भाई शासन देश पर कैसा होना चाहिए, कि भाई राजतंत्र राजा बनाया जाए या फिर लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चली जाए, उसको किस तरीके से चलाना है। ये सारी चीज़ें जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी आवश्यक। जहाँ ही ऐसी शासन व्यवस्थाएं हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित हुई है। ठीक है, तो आइए चलिए अब इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल यानी कि क्लास 9th में शुरू हुई थी। ठीक है, नहीं हम लोकतंत्र को ही आगे बढ़ाएंगे इसमें। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग के पास तक जो है सीमित नहीं होती थी। जो आपने जो क्लास 9th में है, जहाँ फ्रांसीसी क्रांति वगैरह या लोकतंत्र का जो चैप्टर है, उसमें हमने देखा था कि राजा की ताकत यानी कि राजतंत्र की जो ताकत थी, लोकतांत्रिक बदलते समय हमने उनको विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। यानी वहाँ पर लोकतंत्र में इन 3 स्तरों पर राष्ट्रपति की ताकत, जो राजा होता है एक तरीके से, उसकी ताकत को इन 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यानी बहुत जरूरी है। पिछले 3 अध्याय में हमने सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे। यानी कि आगे जो हमने पीछे चैप्टर पढ़े हैं, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, तो इनकी आवश्यकता क्यों है, तो हमने उसमें आगे अब बढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ इससे शुरू करते हैं। हम 2 देशों का भी इस अध्याय के अंदर जिक्र करेंगे, जिसमें एक बेल्जियम होगा जो यूरोपीय महाद्वीप का देश है, और एक हम एशिया महाद्वीप का कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें श्रीलंका आता है। ठीक है, ये दोनों घटनाएं बताएंगी, यानी हम दोनों के बारे में जब पढ़ेंगे, उनकी पूरी जातीय व्यवस्थाएं और उनके पूरे सामाजिक स्ट्रक्चर, उनकी सत्ता की साझेदारी को, हम शासन के तरीके को पढ़ेंगे, तो उनसे हमें पता चलेगा कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस प्रकार निपटते हैं। कि अगर वहाँ के विभिन्न समुदाय एक दूसरे के साथ सत्ता की साझेदारी चाहते हैं, तो किस किस तरीके से निपटा जा सकता है। ठीक है, इन घटनाओं से हमें ये भी समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। यानी इन दोनों को देख के हम एग्जाम्पल लेके हम सीख सकते हैं कि भाई सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर भी बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा आगे 2 अध्यायों में की गई। यानी कि आगे जो इस चैप्टर के बाद जो आगे 2 अध्याय आते हैं कक्षा 10 के, उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम बेल्जियम का जिक्र लेते हैं, सबसे आगे आगे चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम बेल्जियम का जिक्र करेंगे। चलिए, बेल्जियम के बारे में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जो चित्र आपका इमेज दी हुई है, इसमें एक जो रेड और येलो कलर की के आधार में बटी हुई है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर ले। देखिए, ये बेल्जियम के देश का आकार है, जिसमें अगर आप देखें तो जो ये येलो कलर वाला है, ये येलो कलर जो है, ये फ्लेमेंस इलाका है उसका, यानी कि आधा ऊपर का हिस्सा जो है ये, ठीक है, ये जो वाला ऊपर का इलाका, ये फ्लेमिंस इलाका है जहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम में। ठीक है, और ये जो रेड वाला है यहाँ पर रहते हैं, इसको बोलते हैं वेलो। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने जो ऊपर वाला जो हमने जिक्र किया, ये कौन सा है,
ये है आपका फ्लेमिंग्स इलाका, ठीक है, जहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उसके बाद जो ये रेड कलर वाला है, ये रेड कलर वाले में ये इसको बोलते हैं हम बेल्जियम का वेलोन का इलाका है। और यहाँ पर फ्रेंच भाषा यानी कि जो फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी कि उसकी भाषा को बोलते हैं, ठीक है। और जो साइड में है लाइनिंग वाला, इसको ये जर्मन भाषा, यहाँ पर जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमें जब हम इसका ऊपर की रीडिंग करेंगे तो उसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि बेल्जियम, सबसे पहले हम बेल्जियम को लेते हैं कि बेल्जियम देखिए क्या है। सबसे पहले तो देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कहाँ किसका है, किस महाद्वीप का है, यूरोप महाद्वीप का, ठीक है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। और ये क्षेत्रफल में अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है, ठीक है। नोट करके रखना है कि भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब इसकी सीमाएं देखिए बेल्जियम की, जो इसके चारों तरफ के देश हैं उनमें कौन कौन से हैं। एक तो इसकी सीमा नीदरलैंड से लगती है, एक जर्मनी से लगती है और तीसरी लग्जमबर्ग से। हालांकि फ्रांस और से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है भाई। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। यानी कि हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसकी आबादी जो है वो 1 करोड़ से कम है, यानी 1 करोड़ से के आसपास है, थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हरियाणा से आधी आती है, ठीक है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट जो है बहुत जटिल है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। देश की कुल आबादी का 59% यानी कि 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो हमने अभी देखा था कि भाई येलो कलर का है, वहाँ पर इसमें 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इसकी आबादी का रहता है और डच भाषा बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है, डच, ठीक है। और 40% लोग वहाँ पर वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो रेड कलर वाला हमने भी निशान लगाया था देखा था, वो है जहाँ पर 40% लोग रहते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी के। शेष 1% जो लाइनिंग वाला है वहाँ पर, हाँ, जो शेष 1% है लोग, जो लाइनिंग वाला हमने देखा था, वो जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग, यानी उस क्षेत्र में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर केवल पूरी जनसंख्या का 1% है। अब इसका आता है राजधानी ब्रुसेल्स, यानी ये नोट करने वाली बात है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, वो है ब्रुसेल्स, ठीक है। इसके 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर पूरे देश में तो कितने फीसदी हैं फ्रेंच बोलने वाले, 40%। लेकिन अगर राजधानी में देखें तो वहाँ पर 80% जनसंख्या फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोगों की निवास करती है, और 20% बोलने वाले कौन है वहाँ पे, डच भाषा की, ठीक है भाई। अब तो ये हमने राजधानी का देखा। अब वहाँ पर दिक्कत क्या थी फिर, जो उनकी जातीय बनावट थी उसमें दिक्कत क्या थी, देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे और ताकतवर। अब तुलनात्मक रूप से समृद्ध थे, किसकी तुलनात्मक, डच भाषी लोगों को, यानी कि अल्पसंख्यक लोग वहाँ पर, यानी कि जो फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग थे वे संख्या बल में तो कम थे बेल्जियम के, यानी उनकी संख्या तो कम थी, लेकिन अगर आर्थिक रूप से देखें तो वे उनके पास आर्थिक रूप डच भाषा बोलने वालों की तुलना में ज़्यादा ताकत थी, ठीक है। बहुत बाद में जाकर, बहुत लंबे समय के बाद में आकर के आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले, कि कौन से, इसका आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। भाई उन्हें क्यों डर था, उन्हें क्या लगा, क्यों, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी और उन्हें लगा कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें इतने अधिकार फ्रेंच भाषी लोगों की तुलना में प्राप्त नहीं है, इसलिए वहाँ पर कुछ जो है उनमें नाराजगी थी, ठीक है। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और जो डच थे, ठीक है, उनके बीच में एक तनाव पनप गया, ठीक है। डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा, यानी कि उनके बीच में टेंशन होने लगी कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा है, मैं कह लें हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उनमें संख्या बल में, यानी सत्ता जो पावर होती है देश की चलाने की, उसमें उनमें उनके एक दूसरे की हिस्सेदारी न मिलने के कारण उनमें तनाव बढ़ने लगा। अब उनके बीच में सबसे ज़्यादा तनाव कहाँ पनपा, वो पनपा था उनकी राजधानी में, यानी सबसे ज़्यादा लड़ाई सत्ता को लेकर के कहाँ हुई, देश बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय मुख्यालय, जो पूरे यूरोप के देश हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स के अंदर है। ये भी नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ठीक, चलिए आगे। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। अब विशेष तरह की समस्या क्यों थी, क्योंकि आपस में एक देश की जनता आपस में लड़ रही थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, अगर वोटिंग का अधिकार दिया जाए तो डचों की संख्या ज़्यादा है, उनकी सरकार बनेगी। और धन और समृद्धि के मामले में वे कमज़ोर थे, अल्पमत में थे, यानी उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत थी। अब इसकी तुलना जो है हम एक दूसरे, अब ये तो हमने बेल्जियम का पढ़ा कि वहाँ क्या तनाव थे, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि बेल्जियम में जातीय तनाव के पीछे क्या कारण थे। तो जातीय तनाव के पीछे कारण क्या थे कि वहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग समृद्ध
आर्थिक रूप से समृद्ध थे लेकिन संख्या बल के हिसाब से अल्पसंख्यक थे। तो जबकि वहीं पर डच भाषी लोग संख्या बल के हिसाब से अधिक थे लेकिन आर्थिक रूप से अल्पमत में थे, यानी कि उनके पास कम आर्थिक ताकत यानी कमजोर थे। तो ये उनके बीच में एक मुख्य तनाव का एक कारण थी। ठीक है, चलिए अब हम जो है ये तो हमने बेल्जियम का पढ़ा। अब इसके साथ साथ जो है हम दूसरे एक स्टेट का दूसरे एक देश का नाम लेते हैं या उसके बारे में जिक्र करते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, चलिए इसकी तुलना अब इसी की तरह हम देखते हैं तो श्रीलंका में क्या दिक्कत थी। देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश है, जो तमिलनाडु कौन से देश के, तमिलनाडु यानी भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब कितनी है, 2 करोड़। ठीक है, यानी हरियाणा के लगभग बराबर, यानी जो हमारे भारत का हरियाणा राज्य है उसकी आबादी के लगभग बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, यानी वहाँ पर भी अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जगह के लोग जो हैं जाकर के बसे हुए हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह वहाँ किसका है, वो है सिंगलियों का। नोट करके रखना है, नहीं सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, सिंगली। तो वहाँ पर सिंगली समुदाय जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% यानी कि 74%। ठीक है, उसके बाद तमिलों का नंबर आता है, यानी जो भारत के तमिलनाडु राज्य से यानी कि जो जाकर के बसे हुए हैं, कुछ पहले पूर्व जमाने में वहाँ जाकर अंग्रेजों के समय काल में जाके बसे हुए हैं, उनकी आबादी वहाँ पर 18% है। कितनी है, 18%। ठीक है, और ये तमिल जो वहाँ पर हैं उनमें भी 2 समूह हैं। ठीक है, 2 समूह हैं, उनके भी बारे में जिक्र करेंगे। चलिए देखिए, ठीक है, जिनमें उनमें 2 समूह हैं, तमिलों के भी 2 समूह हैं। एक है श्रीलंकाई मूल तमिल, ठीक है, हाँ एक तो है वहाँ पर श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरे हैं भारतीय मूल के तमिल। यानी कि श्रीलंकाई मूल के वहाँ कितने प्रतिशत हैं, 13%। यानी कि जो वहाँ टोटल थे उनमें से 13% तो वहाँ पर पहले से ही बसे हुए हैं। और दूसरे हैं हिंदुस्तानी तमिल, यानी जो हिंदुस्तान के तमिलनाडु राज्य से जाकर के, जो औपनिवेशिक शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल कौन सा था, जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था और श्रीलंका पर भी था। ठीक है, तो वहाँ पर उन श्रीलंका में जो बागान थे चाय के या कॉफ़ी के, उनमें काम करने के लिए यहाँ से तमिलनाडु राज्य से तमिलों को ले जाया गया था। तो ये वहीं पर है, उनकी संतानें वहाँ पर आज में हैं, तो उनको श्रीलंकाई तमिल, उनको हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। ठीक है, तो मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है, यानी कि वहाँ पर बसे हुए हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध धर्म हैं, यानी जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कौन सा धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म। जबकि तमिल भाषी लोग, यानी जो तमिल भाषा को बोलने वाले हैं, उनमें कुछ तो हिंदू हैं, ठीक है, और कुछ मुस्लिम्स हैं। ठीक है, श्रीलंका की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा 7% है, यानी कुल जो 2 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से ईसाई केवल वहाँ पर 7% है। और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और वे ऐसे यानी कि वे जो हैं वे दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। वे सिंगली लैंग्वेज भी बोलते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, और तमिल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखें, तो अगर जो हमने अभी मैप का जिक्र किया था कि भाई अगर उस पर गौर करें तो जो ये आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ हैं, जो ये किनारों पर हैं उत्तर और पूर्वी, जो भारतवंशी तमिल हैं, ठीक है, जो येलो कलर का है ये कौन क्या है, ये हैं आपके सिंगली समुदाय। ठीक है, उसके बाद जो ये केसरिया से कलर में दिया हुआ है, ये कलर है आपका, ये श्रीलंकाई तमिल को दर्शाता है कि भाई श्रीलंकाई तमिल वहाँ पर कितने हैं। और भारतीय मूल के जो गए हुए हैं वे कहाँ हैं, ये यहाँ बागानों में जब काम करने के लिए जाएगा तो यहाँ पर भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और जो थोड़े बहुत ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, तो ये श्रीलंकाई तमिल हैं जो मुस्लिम्स तमिल हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर ये मुस्लिम्स बसे, उनकी बस्तियाँ बसी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे अगला टॉपिक को लेते हैं इसके साथ साथ। तो ये आपकी समझ में आ गया कि श्रीलंका में किस तरह की जातीय बनावट थी, कि वहाँ पर जो है कितने कितने जो है मात्रा में तमिल हैं और कितनी मात्रा में वहाँ पर सिंगली भाषी हैं। ठीक है, चलिए अब श्रीलंका में हम जो जिक्र करते हैं आगे बढ़ाते हैं, वो आता है बहुसंख्यावाद को लेकर कि ये बहुसंख्यकवाद क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं तो बहुसंख्यावाद क्या होता है। तो यहाँ आते हैं, देखिए बहुसंख्यावाद जो होता है ये क्या है। तो बहुसंख्यावाद जो है एक ये मान्यता है, यानी माना जाता है कोई इसकी कोई, ठीक है, ये माना जाता है यानी ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय किसी भी देश के अंदर वो बहुसंख्यक है। देखिए थोड़ा इसको मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुसंख्यक की जो डेफिनेशन आप बना सकते हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी किसी भी देश में कोई समुदाय वो बहुसंख्यक है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, यानी वो जैसे चाहे अपने देश को शासन को चला सकता है, अपने हिसाब से नियम कानून बना सकता है और उसे चला सकता है। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। जब कभी भी किसी देश में ऐसी कि कोई
बहुसंख्यक समुदाय अपने प्रकार से इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपना लेता है और उसको जारी कर देता है या शासन को चलाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता, तो ऐसी शासन व्यवस्था को वहाँ पर किसी उस देश में बहुसंख्यावाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुसंख्यावाद क्या हुआ कि जब कोई भी किसी देश में बहुसंख्यक समुदाय अपने तरीके मनमाने तरीके से अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा को ना करते हुए शासन को चलाता है, तो वो बहुसंख्यावाद कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम श्रीलंका में बहुसंख्यावाद के बारे में पढ़ेंगे भी, उन्होंने क्या क्या किया, इस बहुसंख्यावाद को किस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, देखिए ये नोट करने वाली इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे सबसे पहला आता है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, अस्तित्व में आया, तो देखिए 1948 में। भारत कब आज़ाद हुआ, 1947, तो उसके एक साल बाद ही 1948 में श्रीलंका भी स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। भाई संख्या बल वहाँ पर ज़्यादा था, तो इसलिए सिंगलियों ने वहाँ पर दूसरे जो तमिल बोलने वाले या मुस्लिम समुदाय के या ईसाई लोग थे उनके ऊपर अपनी प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। अब वो कैसे जमाया, देखिए इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अब कौन कौन से कदम उठाए, सबसे पहले नंबर 1, उन्होंने 1956 में कानून बनाया। ठीक है भाई, सबसे पहले उन्होंने कानून बनाया क्या, कि जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी श्रीलंका में की जो राजभाषा होगी वो सिंगली होगी, ये एकमात्र कानून बना दिया गया और तमिल भाषा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। और ये कब किया, 1956 में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका की जो जी क्वेश्चन आते हैं, श्रीलंका की राष्ट्रीय राजभाषा, यही कह सकते हैं कि उनकी राजभाषा का नाम क्या है, तो सिंगली है, ये देखना है। दूसरा, ये तो हो गया एक काम, भाई उन्होंने क्या काम किया, एक पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने दूसरा काम किया क्या, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में जितने भी हमारे जो 12वीं क्लास के यानी कि जो बाद के जो कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें और सरकारी जितनी भी हमारी नौकरियां हैं वहाँ पर, उनमें सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली कि भाई सबसे पहले जो नौकरी दी जाए, अगर सिंगली वहाँ पर भाषी है तो यानी सिंगली समुदाय से संपर्क करने वाला व्यक्ति है तो सबसे पहले सरकारी नौकरियां उन्हें मिलेगी और एडमिशन भी विश्वविद्यालयों में सबसे पहले उन्हीं का होगा। ठीक है, नए संविधान में प्रावधान भी किया गया कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, यानी वहाँ की सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी। तो ये 3 कार्य किए जिसको उन्होंने बहुसंख्यकवाद की तरफ को कदम उठाए, यानी कह सकते हैं बहुसंख्यवाद को कैसे लागू किया। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसका आपसे 3 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका ने बहुसंख्यवाद को लागू करने के लिए, कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके 3 पॉइंट बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उन्हें बेगाना पड़न। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि तमिलों को इससे क्या नुकसान हुआ, भाई तमिलों को क्या दिक्कत हुई, तो उन्हें एक तो नाराजगी बढ़ी अपनी सरकार से वहाँ की, और दूसरा उनमें बेगानापन आया कि भाई यहाँ तो सिंगलियों का राज हो गया, अब हमारा क्या होगा, तो उनमें बेगाना पाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी उनके हितों की रक्षा में नहीं करेंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके विकास की बात नहीं करेंगे, तो यानी उनके में असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान अधिकार नहीं देगी, यानी उन्हें लगा कि संविधान जो वहाँ का संविधान है और वहाँ की जो सरकारी नीतियाँ हैं वे, ठीक है, उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। ठीक है भाई, हाँ, नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि भाई वहाँ पर जो है सिंगली भाषी लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए गए थे कि वे किस प्रकार अपना कार्य कर सकते। ठीक है, तो उन्हें लगा कि भाई नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है तमिलों को, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। तो जिसका परिणाम हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए, यानी उनके आपस में जो है संबंध, जो उनमें मेल मिलाप था वहाँ के समुदायों में, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और उनके संबंध बिगड़ने शुरू हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब उसका असर क्या पड़ा, यानी अब जब उनके बीच में संबंध बिगड़ने लगे सिंगली और तमिलों के, तो उनका क्या असर पड़ा, देखिए उसका असर ये पड़ा कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। ठीक है, और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय, तो उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, तो एक तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, दूसरा तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की।
ठीक है, उन्होंने उनकी मांग की और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो श्रीलंकाई तमिलों की क्या मांग थी, या उन्होंने किस प्रकार से जो उनके ऊपर हितों की अनदेखी तो उसके लिए क्या कदम उठाए, तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने 3 प्रकार, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है भाई। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, यानी कि सिंगलियों ने कभी भी तमिल वाले क्षेत्रों में जहाँ तमिल भाषी लोग रहते थे वहाँ पर तमिलों को कभी भी उनको सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी, उनको स्वायत्ता नहीं दी गई। 1980 के दशक, देखिए 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार, इलम क्या, ठीक है, सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, यानी बहुत सारे वहाँ पर उन्होंने श्रीलंकाई तमिलों ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए। श्रीलंका में जब उनके बीच में अविश्वास बढ़ने लगा, यानी कि श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया, यानी कि आपस में वहाँ में लड़ने लगे और यह टकराव बाद में चल करके गृह युद्ध में परिणत हो गया, यानी कि वो गृह युद्ध हो गया आपस में, यानी कि एक दूसरे समुदाय जो है सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय एक दूसरे के सामने हथियारों के साथ आ गए और एक दूसरे हथियारों को लेकर के लड़ने गए और वहाँ पर गृह युद्ध हो गया और युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच में। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए, यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए। इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में जो है मारे जा चुके हैं, तो आज बहुत सारे मारे जा चुके हैं उसमें आज तक भी। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, वहाँ से जो है भारत चले गए या दूसरे अन्य देशों में जा कर के बस गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। उसमें दोनों समुदाय के लोग थे, चाहे वो तमिल भाषी बोलने वाले हो या फिर सिंगली समुदाय हो। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ा, इससे भी होगी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आज भी अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो श्रीलंका इतने गृह युद्ध को झेलने के बावजूद भी श्रीलंका का रिकॉर्ड भारत से अच्छा है। ठीक है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो ये था आपका श्रीलंका का बहुसंख्यावाद। वहाँ पर तमिलों को क्या दिक्कतें आई सिंगली समुदाय की वजह से। तो बहुसंख्यावाद किस प्रकार किसी देश में, वहीं श्रीलंका ने को जो है वो गृह युद्ध की तरफ ले गया। तो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका ने अपने शासन व्यवस्था में जो उनकी विभिन्न समुदायों के शासन की सत्ता की साझेदारी थी उसको ना बांटते हुए केवल बहुसंख्यावाद को अपनाया, तो वो उसे किस अवस्था तक ले गया। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेल्जियम को लेकर कि बेल्जियम का समझदार, उन्होंने अपनी जातीय जो मांगें थी, उनकी जो तनाव था उसको किस प्रकार दूर किया और उनकी किस, उसे बेल्जियम की समझदारी का मॉडल क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसे आगे देख। चलिए अब हम जो है बेल्जियम की समझदारी का मॉडल जो है उसको डिस्कस करते हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ की जातीय बनावट, जातीय जो विभिन्नताएं थी उसके बीच में जो उनके समुदाय के बीच में जो तनाव थे उसको उन्होंने किस प्रकार से दूर कराया। चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। भाई श्रीलंका के नेताओं ने क्या किया वहाँ पे अपनी जो जनसंख्या ज़्यादा है उसको, बहुसंख्यक हैं उनके आधार पर उन्होंने सत्ता को चला, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, यानी उन्होंने उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, यानी उन्होंने माना कि हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, यानी क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अंतर है और उनके साथ साथ उनके यहाँ पर संस्कृति के आधार पर भी विभिन्नता, यानी कि विविधता भरी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने आप को, अपने यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को भी स्वीकार किया कि भाई हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृति निवास करती है। तो अब देखिए कैसे किया उन्होंने 1970, कब से 1970 से 93 के बीच, यानी कि 1970 टू 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए कर दिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि उसके देश में उसके देश का बना हुआ संविधान उसके साथ न्याय नहीं करता, यानी उनके लिए वो उनके खिलाफ है। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल दूर कर दिया। आगे बात समझ में, चलिए, और वहाँ पर सभी मिलजुल करके रह सके इसलिए उन्होंने 4 बार संशोधन किया। कब से कब किया, 1970 टू 1993। ठीक है, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील, यानी कि वो बहुत ही इमेजिनरी है, बहुत कल्पना करने योग्य बात थी उस समय उन्होंने जो कल्पना की, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, यानी कि ऐसी कोई संभावना उस समय कोई देश नहीं ला पाया अपने लिए कि ऐसा मॉडल बनाया जा सके। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए जो है वो थोड़ा आगे देखें कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, यानी कि जो उन्होंने किया वहाँ पर, क्या उन्होंने जो संशोधन किए, किस प्रकार की प्रावधान उन्होंने किए, वो
कुछ पॉइंट्स यहाँ आपके लिखे हुए हैं और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बेल्जियम के मॉडल के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्री की संख्या यानी कि उनके जो मंत्री आएंगे उनकी संख्या समान रहेगी। यानी कि जितने वहाँ पर सीट होंगे, मंत्री होंगे, उसमें जितने भाषा बोलने वाले फ्रेंच के होंगे तो इतने ही डच भाषा बोलने वाले। ठीक है। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का उसके पक्ष में हो। यानी कि दोनों भाषा के कोई अगर स्पेशल कानून बनाना है तो दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों का जो बहुमत है वो उस कानून बनाने के पक्ष में होना चाहिए, तभी वो कानून बन सकता है। ठीक है। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकेंगे। जैसे श्रीलंका में सिंगली समुदाय कर सकता था, कोई भी कानून बना सकते थे, तो ऐसा उन्होंने बेल्जियम में ऐसा नहीं होने दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सी ताकत जो है जो उसके पास 2 क्षेत्र थे जहाँ डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोग निवास करते थे, उन स्टेट्स की उनके वहाँ की राज्य सरकारों को दे दी। यानी उन्हें केंद्र के अधीन नहीं रखी गई, उनको स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के वहाँ अधीन नहीं रही। ठीक है। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर एक अलग गवर्नमेंट का गठन किया गया। ठीक है। और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है और वहाँ पर दोनों की समान समान प्रतिनिधित्व यानी कि दोनों के मंत्री जो हैं वहाँ पर काम करने वाले उनकी सरकार में बराबर होते हैं। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया कि इक्वली यानी कि 50-50% कह सकते हैं, यानी कि समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, क्योंकि उन्हें पूरे देश में जो सरकार बनेगी उसमें डच भाषा बोलने वालों ने वहाँ पर अपनी 50% की हिस्सेदारी मान ली थी। ठीक है। अब दोनों सहमत हो गए, क्योंकि सहमत क्यों हुए? क्योंकि डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। अगर चुनाव किया जाए तो संख्या बल के हिसाब से डचों की सरकार प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता था बेल्जियम के अंदर, और फ्रेंच भाषी कम थे। ठीक है। तो इसलिए वो पूरे केंद्रीय स्तर पर सहमत हो गई। और ब्रुसेल्स के अंदर कौन थे? ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ पर वे उनके साथ सहमत हो गए। तो इससे आपस में उनका झगड़ा तनाव खत्म हो गया। ठीक है। चलिए अब हम आगे जो है अगले पॉइंट। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या है? देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। यानी कि यहाँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी है जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है। इस सरकार का चुनाव अब ये सरकार बनती कैसे है? ठीक है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। मतलब अगर जैसे फ्रेंच भाषी का जो इलाका है वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले ही सरकार के गठन के लिए वोट देते हैं, और जहाँ डच भाषा के क्षेत्र है बोलने वालों का, वहाँ पर वो डच भाषा बोलने वाले उसके लिए वोट देते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डच बोलने वाला फ्रेंच भाषा बोलने वाले क्षेत्र में निवास करता है तो वो केवल डच वालों के लिए ही सामुदायिक सरकार के लिए वोट कर सकता है कि वहाँ पर कैसी सरकार होनी चाहिए गठित हो। ठीक है। तीसरे स्तर पर आगे बात सुनिए, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोगों, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, यानी कि बेल्जियम के किसी भी हिस्से में रहते हो, कहीं रहते हो, एक सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। ठीक है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सामुदायिक सरकार है वो किन चीज़ों के लिए, उसके पास किन चीज़ के अधिकार हैं? पहला संस्कृति यानी कि जो कल्चर है उनका, दूसरा एजुकेशन के ऊपर, और तीसरा लैंग्वेज। ठीक है। इन 3 मसलों पर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वो नियंत्रित नहीं होती। ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं बेल्जियम के मॉडल के। बहुत ठीक है, आपको ये पढ़ने हैं और बहुत ध्यान से। ठीक है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, यानी कि थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि भाई इतने स्तर की सरकारें हैं कैसे होती होगी, लेकिन निश्चित रूप से जटिल तो है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी है। ठीक है। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। बेल्जियम के अंदर ये व्यवस्था जब लागू की गई तो बहुत ही कारगर रही और अच्छी रही। इससे क्या हुआ कि इस मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, यानी कि आपस में डच के और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई होने की संभावना थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, यानी बेल्जियम देश जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया होता। एक तरफ डच वालों का हो जाता और एक तरफ फ्रेंच भाषी का हो जाता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो उन्होंने फैसला किया क्या कि ब्रुसेल्स
जो बेल्जियम की राजधानी थी वहाँ पर उसका मुख्यालय चुना गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसल्स के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही, ये जीके की क्वेश्चंस भी है पॉइंट का, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिली, हमने इन दोनों से, हम दोनों को पढ़ा, लेकिन हमने इनसे क्या सीखा। ठीक है, देखें दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, यानी कि दोनों देश में क्या होता है, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री आती है, यानी कि दोनों ही देशों में चुनी हुई सरकार होती है जिसके चुनाव वहाँ की जनता करती है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने दोनों ही अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की कि भाई सत्ता में जो शेयरिंग होगी सभी समुदाय की, उसे कैसे निपटा जाए। दोनों ने अलग अलग तरीके अपनाए उसके लिए। ठीक है, बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही क्षेत्र देश की एकता संभव है। उन्हें लगा कि अगर हम हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलेंगे तभी हमारा देश एकजुट रह सकता है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी के सवाल पर सहमत हो गए। श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इस, ठीक है, उन्होंने अपना केवल सिंगली समुदाय के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखा कि भाई सिंगली के हिसाब से देश चलना चाहिए। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व काम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यानी अगर किसी देश में कोई एक समुदाय संख्या बल में ज़्यादा है और वो अपने संख्या बल के आधार पर दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की अनदेखी करता है और उस पर प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करता है, और ठीक है, तो इससे क्या होगा, अल्पसंख्यक समूह में बेगानापन आता है और वे संविधान को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और जिससे गृह युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या आता है। तो आप सभी की समझ में आ गया कि भाई, ठीक है, बेल्जियम के मॉडल आप सभी समझ गए कि भाई बेल्जियम के मॉडल की क्या विशेषताएं थी और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो हर देश अपने यहाँ पर सभी समुदाय को एक साथ लेने की कोशिश करता है, नहीं तो उस जो है श्रीलंका वाली समुदाय से श्रीलंका जैसी हालत, नहीं तो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि भाई सत्ता की शेयरिंग जो होती है, इतने झगड़े होते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों होती है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए इस प्रकार सत्ता के बंटवारे में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, यानी कि दो सत्ता के में क्यों जरूरी है, तो इसके दो तर्क होते हैं जिसको हम एक जो बोलते हैं, एक होता है हमारा युक्ति तर्क और एक होता है नैतिक तर्क। ठीक है, युक्ति मतलब बुद्धि, जिसमें हम किसी काम को करते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो होता है तर्क, ठीक है, बुद्धि युक्तिपूर्ण, जिसमें हम एक कोई युक्ति लगा के अपना कार्य करते हैं आगे की सोच रखते हुए। एक होता है आपका नैतिकता के आधार पर। ठीक है, तो जिसमें पहला है, देखिए क्यों है, पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है। पहला क्या कहता है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, जो देश के अंदर किसी भी देश के अंदर निवास करते हैं, उनके बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि हमें भी कुछ सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, वे भी मंत्री बन सकते हैं, वे भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनके पास ये अवसर होता है, तो जिससे उनमें आपस में झगड़े होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, क्योंकि जब भी सामाजिक टकराव बढ़ता है तो आपस में या तो दोनों समुदाय में हिंसा होती है और राजनीतिक अस्थिरता भी वहाँ अपना रूप ले लेती है। ठीक, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अगर हम सभी समुदायों को अपने यहाँ पर अपनी राजनीति में या अपनी सत्ता के अंदर उनको हिस्सेदारी दे देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अस्थायी हो जाती है, वो लंबे समय तक चलती है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर तो लाभकारी लग सकता है, यानी अगर बहुसंख्यक समाज है किसी देश के अंदर, अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अपनी विचारों को थोपता है तो वो कुछ समय के लिए, उस समय तो हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन वो आगे चलकर देश की अखंडता यानी देश की एकता के लिए वो घातक हो सकता है। आगे बात समझ में सभी के भाई, ठीक है, वो देश के लिए क्या हो सकता है, घातक। चलिए, बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करे। भाई ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक कोई कानून बनाएंगे या नियम बनाएंगे कि भाई देश उनके हिसाब से चले तो केवल वो अल्पसंख्यकों के लिए नुकसानदायक नहीं होता कि भाई उन्हें दिक्कत आएगी, वो बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। ठीक है भाई, वो बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, क्योंकि जब झगड़े होते हैं तो केवल अल्पसंख्यक ही उसमें अपना नुकसान उठाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुसंख्यक को भी अपना नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, ये तो बात सही है कि भाई सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है।
इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वो क्या है, देखिए दूसरी बात क्या आई अब तक, वह बात कही ज़्यादा गहरी है कि सत्ता की साझेदारी असल लोकतंत्र की आत्मा है, यानी लोकतंत्र की आत्मा जैसे इंसान की आत्मा होती है, बिल्कुल ऐसे ही हम उसको लेके कर सकते हैं कि भाई ठीक है। देखिए सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। यानी लोकतंत्र की आत्मा का मतलब होता है कि लोकतंत्र वहीं अस्तित्व में आता है जहाँ पर सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और वो बहुत सारे समुदायों में बटी हुई होती है, किसी एक के पास नहीं होती है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, ठीक है, और ये लोग इसी ढर्रे में रहे, यानी कि सभी लोगों को साथ लेकर के चले। इसलिए वैध सरकार वही, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है कि वैध सरकार, ठीक है। वैध सरकार क्या है, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो ये आपको ठीक करना है। तो ये हमारा नैतिक तर्क में आ जाता है, ठीक है भाई। तो ये जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा, दूसरी बात आई, ये नैतिक में आ जाता है। पहला हमने जो पढ़ा था वो कि भाई सभी समुदाय के बीच में टकराव का अंदेशा कम है, वो युक्तिपरक में रख सकते हैं, और ये नैतिक में रख सकते हैं कि भाई लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है, ठीक है। और क्यों होती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी में रहें, सब एक साथ एक जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाए। इसलिए वैध सरकार हुई है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हो, यानी कि सारे समूह उसको चुनते हों, ठीक है। इन तर्कों में से हम एक को युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इन तर्कों में से हम एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। देखिए युक्तिपरक या समझदारी का तर्क क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लाभ देख करके परिणामों पर जोर देता है, यानी कि ये ऐसी चीज़ों को देखता है जब उसमें हमें कोई लाभ होता हो, यानी हम उसमें क्या लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर लाभ की चीज़ देखते हैं, तो वो युक्तिपरक होता है। जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को समझता है, यानी कि जो किसी के फायदे या नुकसान को नहीं देखता बल्कि मानवता को देखता है, यानी कि नैतिकता को देखता है, ठीक है, कि भाई सभी व्यक्ति समाज के अंदर रहने वाले एक समान हैं और सबको उसमें बराबर का हिस्सेदारी सत्ता के अंदर मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप, ठीक है भाई। देखिए राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था, ठीक है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए, यानी राजतंत्र में माना जाता था कि जो राजनीतिक सत्ता है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता और सारी सत्ता किसी एक व्यक्ति एक समूह के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उसने लागू करना संभव नहीं होगा, यानी कि जिस प्रकार राजा के पास जो सारी शक्तियाँ सीमित होती थी राजतंत्र में और वो एकदम से फैसला करके जल्दी फैसला कर सकता था, लोकतंत्र में ये माना गया कि भाई अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी सत्ता कई जगह बढ़ जाएगी और निर्णय लेने की अक्षमता उससे प्रभावित हो जाएगी और एकदम से फैसला नहीं लिया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या है, देखिए लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, वो क्या है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यानी सारी राजनीतिक शक्ति किससे प्राप्त होती है लोकतंत्र में, वो किससे मिलती है, जनता से, ठीक है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं और में अपने माध्यम से चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, यानी कि सभी प्रकार के एक लोकतांत्रिक शासन में जो समाज के सभी वर्ग हैं उनको सभी को उचित सम्मान दिया जाता है, ठीक है, और उनके विचारों को सुना जाता है, उन्हें माना जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, यानी सबकी सुनी जाती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे तो उसी को हम लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं, और बेहतर व्यवस्था भी वही कहलाती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकें, ठीक है। चलिए अभी हम इसके आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, यानी कि आज के समय जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है इनमें सत्ता की साझेदारी अलग अलग रूपों में होती है, तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो चलिए हम कुछ के उदाहरण के देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं, जिसमें पहला आता है सत्ता का अक्षतिज वितरण। सत्ता का अक्षतिज वितरण, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। देखिए सत्ता का अक्षतिज वितरण का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, यानी कि तीनों
जो सत्ता होती है वो बढ़ जाती है इनमें। अब किसकी सत्ता बढ़ती है, देखिए जैसे पहले राजतंत्र में राजा होता था, उसके पास न्याय करने की शक्ति भी होती थी, दरबार चलाने के यानी कि कार्यपालिका की भी होती थी, और अपने जितने भी स्टेट्स होते यानी कि जितने राज्य भर होता था उसको भी देखने की सारी शक्ति उसी के पास होती थी। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा कार्यकारी मुखिया होता है देश का, यानी प्रथम नागरिक होता है, उसकी शक्तियाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की न्याय करने की शक्ति न्यायपालिका को मिल जाती है, विधायिका यानी कि देश के राज्यों को चलाने की विधायिका के पास बढ़ जाती है देखने की, और पूरे देश को एक साथ चलाने की वो कार्यपालिका में बढ़ जाती है, जिसे हम लोकसभा या अलग अलग देशों में हम राज्यसभा या अलग अलग देशों में कांग्रेस वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसे सत्ता का क्षितिज वितरण कहते हैं, क्योंकि एक ही स्तर पर रह के काम करते हैं, एक ही स्तर पर बराबर बराबर होती है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे बंटवारे को यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि जो न्यायपालिका की शक्ति है वो न्याय करने के लिए उपयोग की जा सकती है, कार्यपालिका उसको उपयोग नहीं कर सकती। ठीक है, किसी को न्याय देने का। ऐसे ही न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों या विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो सबकी अपनी अपनी शक्ति की सीमाएं हो जाती हैं। ठीक है, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश भी रखता है, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियुक्ति देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, और न्यायपालिका अपने कानूनों के माध्यम से विधायिका द्वारा जो कानून बनते हैं उन कानूनों के माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है, तो इसे नियंत्रण भी एक दूसरे पर रखा जाता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को हमने जो 9th क्लास में हमारे चैप्टर हमने पढ़े थे लोकतांत्रिक संस्था, उनके बारे में कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है, पर यह संसद के अधीन रह करके कार्य करते हैं, यानी कि हमारी जो लोक कार्यपालिका है वो संसद के अधीन होती है। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका किन से मिलकर बनती है भाई, राष्ट्रपति से, हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से, तो राष्ट्रपति आपकी न्यायपालिका में नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बात सुनिए, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, कि कार्यपालिका पर भी नियंत्रित रखती है कि किस तरीके से कानून को उनको चलाना है, और विधायिका के जो कानून उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं उन पर वो उनसे नियंत्रित करती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो सत्ता का क्षितिज वितरण क्या होता है ये भी हमने देख लिया, कि एक ही स्तर पर जब सत्ता कई भागों में बढ़ जाती है, यानी कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में बढ़ती है, तो वह सत्ता का एक ही स्तर पर होने के कारण वो सत्ता का क्षितिज वितरण होता है। आगे बात समझ में सभी के। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भाई दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए दूसरा पॉइंट है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि वर्टिकल। वो पहला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या होता है, सत्ता के बीच की विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, यानी कि अलग अलग रूपों में। ठीक है, एक ही स्तर पर ना होकर अलग अलग स्तरों पर हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो सकती है, जिसे हम केंद्रीय, ठीक है, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो सकती है। भाई पूरे देश के लिए जो सरकार ऐसी बनती है उसको सामान्य सरकार को हम क्या कहते हैं, संघीय सरकार या फिर केंद्र सरकार। ठीक है, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भाई प्रांतीय का मतलब होता है राज्य सरकार, जिनको हम आमतौर पर भारत में से राज्य सरकार कहते हैं। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता होगा, ठीक है, लेकिन भारत में हम इनको राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती, नहीं, वहाँ केवल केंद्र सरकार होती है, और फिर स्टेट उनमें नहीं होते, उनमें उस स्तर पर वहाँ सरकारें नहीं होती। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के, देखिए हाँ, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। ठीक है, वहाँ पर ही आराम से, ठीक है, देखिए संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, ये उनके संविधानों में आराम सब जगह उल्लेख किया गया है और लिखा गया है। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में यह नहीं हुआ, यानी कि श्रीलंका में, बेल्जियम में तो उन्होंने लिख दिया, उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि भाई किस किस हर समुदाय को कितने कितने हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, यानी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, तो तीसरे स्तर की सरकार भी उनके नीचे बनाई जा सकती है। ठीक है, नगर पालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयाँ हैं, तो तीसरे स्तर की सरकार में कौन आता है, नगर पालिका और पंचायत। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है। उच्चतर और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है उच्चतर और निम्नतम स्तर की, उच्चतर स्तर की सरकार कौन सी होगी, केंद्र सरकार, और निम्नतम स्तर की सरकारें कौन सी होगी, राज्य सरकार, और जो नीचे स्तर की
ठीक है। तीसरे स्तर की सरकार जो नगर पालिका या पंचायत है, इनको हम निम्नतर स्तर की सरकार कहते हैं। तो इस जो सत्ता का बंटवारा होता है, यानी सत्ता की जो इस तरीके से क्रम बनता है, इसको हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, जिसका नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिस्कस से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा जो देखते हैं सत्ता का बंटवारा, वो होता है किसमें, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, उनमें कैसे, उनके बीच कैसे विभाजन होता है। विभिन्न समूह का मतलब होता है अलग अलग समुदाय के, जिससे भाषा के आधार पर अलग होता है, धर्म के आधार पर भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, देखिए बेल्जियम के आधार पर हम इसमें लेते हैं कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। जो बेल्जियम में सरकार बनाई गई थी उसमें क्या था कि वहाँ पर किसी भी भाषा के व्यक्ति अपनी क्षेत्र अपनी भाषा के बोलने वाली सरकार का गठन कर सकता है, जिसको संस्कृति भाषा का पर जो फैसले लेने का पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। यानी कुछ देश ये मानते हैं कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय हैं, कौन होते हैं सामाजिक रूप से, एक तो महिलाएं होती हैं, एससी होती है यानी कि शेड्यूल कास्ट होती है, और शेड्यूल ट्राइब होती हैं। तो SC ST को भी उनको सही तरीके से हिस्सेदारी मिल दी जाए। पिछले साल हमने यानी कि 9th में हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चुनाव प्रणाली के अंदर चुनाव क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है, उसमें हमने इसको पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायक और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है कि भाई SC ST के लिए भी वहाँ पर कुछ सीटें आरक्षित की जाए, तो इससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है ठीक है, शासन के अंदर क्यों दी जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे और उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई ये शासन तो जो है समाज के उच्च वर्गों के लिए ही है, छोटे वर्गों दूसरे वर्गों के लिए नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, उनको भी ऐसे हिस्सेदारी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में, चलिए ठीक है, साझेदारी भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम अगले अध्याय में यानी अगले इकाई में चर्चा करेंगे भाई किस तरीके से और अल्पसंख्यक समूह को भी हिस्सेदारी दी जा सकती है, यानी कि और हिस्सेदारी कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो आज 10th क्लास में इतना ही है कि भाई 3 हिस्से हमारा 3 सामाजिक समूह को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर किस प्रकार से हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, उनको क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, चौथा आता है कि सत्ता का बंटवारा दबाव समूहों, आंदोलनों और राजनीतिक दलों के मध्य का विभाजन होना, यानी कि उनके बीच में सत्ता का बंटवारा होना। ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र के अंदर जो है कोई भी सरकार अस्थायी नहीं होती, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हमेशा नहीं बनी रहती। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि सत्ता में किस राजनीतिक दल को चुनते हैं, तो उसके आधार पर भी सत्ता बढ़ती है। भाई पहले मान लीजिए भारत के अंदर जो है कांग्रेस का शासन रहा, अब बाद में BJP का आया, अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग पार्टी के गठन होता है और उनकी सरकारें चलती हैं। तो इस प्रकार से ये बदलती रहती है। ठीक है, चलिए देखिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लोगों को चुनाव के समय एक विकल्प होना जरूरी है, केवल एक ही पार्टी ना हो, अलग अलग, यानी कि जब भी कोई मतदान करने के लिए व्यक्ति जाए तो उसके सामने बहुत सारे प्रतिनिधि चाहिए, जिसको चाहे वो स्वतंत्रतापूर्वक चुन सके, यानी कि विकल्प होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यानी आज के समय हमारे पास, ठीक है, यानी कि आज के समय जो विकल्प है वो कहीं का है, राजनीतिक दलों के, भाई कांग्रेस को वोट दो, BJP को वोट दो या दूसरी अन्य पार्टियों को वोट दो। तो इस प्रकार से विकल्प आज के समय विभिन्न पार्टियों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। क्या चाहती हैं हमें, सत्ता, यानी उनके पास सत्ता के लिए हमें जो है प्रतिद्वंद्विता करती हैं। पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना रहे। यानी हर व्यक्ति ये चाहता है कि किसी एक ही पार्टी, यानी हर दूसरी पार्टी को वो हराना चाहती है, और उससे क्यों, ताकि सत्ता जो है वो कि सारी की सारी सत्ता एक पार्टी के पास ना चली जाए। ठीक है, एक बड़ी समयावधि पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती हैं। यानी अगर हम पिछले 70 सालों में देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि केवल एक ही पार्टी का शासन नहीं रहा, बल्कि भारत में अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी है। ठीक है, कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष लेकिन सीधे तौर पर दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। ठीक है भाई, कभी कभी क्या होता है कि केवल एक पार्टी की सरकार नहीं बनती, उसमें कई सारी पार्टियां मिलकर अपनी एक सरकार बनाती है, जिसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित
हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। तो जो दबाव समूह है वो क्या है, इन सभी लोगों के दबाव समूह होते हैं। जैसे व्यापारी संघ होता है, उद्योगपतियों का समूह होता है, किसानों का समूह होते हैं, ठीक है, मजदूरों का, औद्योगिक मजदूरों के संगठित समूह होते हैं। ये सरकार के ऊपर हड़तालों के माध्यम से या दूसरे अन्य माध्यमों के द्वारा दबाव डालते हैं और अपनी सरकार की सरकारी नीतियों को अपने अनुसार चलाते हैं, बनवाते हैं, ठीक है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। यानी कि ये भी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि उनके लिए भी नीतियां सरकार के अंदर बनाई जाए और उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है। जो आगे चल करके हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इकाई 3 आएगा इसी बुक की, तीसरा भाग आएगा, उसमें इसके बारे में खूब डिस्कशन होगा कि राजनीतिक दल और दूसरे दबाव समूह किस प्रकार अपने लिए नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अध्याय जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सत्ता की साझेदारी में आपने बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ी भाई। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, उसका मॉडल पढ़ा, उसकी समझदारी देखी, श्रीलंका का बहुसंख्यावाद भी देखा, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, ये भी हमने देखा। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप भी हमने पढ़े कि भाई सत्ता का एक्सचेंज वितरण क्या होता है, जहाँ एक ही स्तर पर कार्य होता है, एक ही स्तर पर सत्ता बढ़ती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। तो ऊर्ध्वाधर वितरण भी देखा, जहाँ हमने विभिन्न स्तरों पर सरकारों का गठन होता है कि भाई राज्य सरकार, ठीक, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होती है, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायत होती है, ठीक है। तो वही हमने दबाव समूहों में भी देखा, जिसमें राजनीतिक दल देखे हमने कि विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने अनुसार सरकार की नीतियां बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो वहीं बहुत सारे दबाव समूह उद्योगपति होते हैं, मजदूरों के होते हैं, वे हड़ताल वगैरह करते हैं या संघ बनाते हैं। तो उससे भी सरकार को अपनी तरफ को अपनी बातें मनवाने के लिए क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक स्तर पर भी हम इस चीज़ को देखें भाई, धर्म के आधार पर भी, भाषा के आधार पर भी हम सत्ता के ऊपर जो है नियंत्रित रखते हैं कि भाई इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो वे भी, उनके लिए भी नीतियाँ बनाई जाती है, तो वे भी दबाव बनते हैं, सत्ता का विभाजन उनके बीच भी होता है। तो एक बहुत सारे सत्ता के स्वरूप हैं आज के समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपका अध्याय यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।